नमस्कार। कक्षा 7 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं रत्नेश प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्राणियों में पोषण। इसके हम 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम पाचन क्रिया के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं कि जो भोजन का पाचन है वह किस प्रकार से किस प्रक्रिया के द्वारा पाचन होता है, जिसमें हमने मुख के बारे में देखा था कि मुख के अंदर जिह्वा होती है, दांत होते हैं, वे सभी किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी से आगे बढ़ते हैं। भोजन नली ग्रसिका यानी जो भोजन है मुख गुहा से छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने के पश्चात उसके अलावा जिह्वा द्वारा उसके अंदर लाल लाल रस स्रावित किया जाता है। फिर वहाँ से उसको ग्रसनी के माध्यम से आगे की ओर पहुँचाया जाता है। निगला हुआ वो ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। तो जो भी भोजन हम निगलते हैं तो वह ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष में होती है। वह जो ग्रसिका है गले से लेकर वक्ष तक जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। जब ग्रसिका की भित्ति संकुचित होती है, सिकुड़ती है, तो जो भोजन होता है वह आगे से आगे बढ़ता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। जो संपूर्ण आहार नाल है लगभग 7 से 9 मीटर लंबी आहार नाल होती है, जिसमें पूरे में संकुचन होता रहता है, जिससे भोजन आगे से आगे सरकता रहता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। बहुत बार क्या होता है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं आमाशय उसको डाइजेस्ट यानी पचित नहीं कर पाता, से उसका पाचन नहीं होता है। फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जब शरीर के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है तो पाचन की क्रिया नहीं होने के परिणाम स्वरूप उसे वमन अर्थात उल्टी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो अथवा तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। यानी जब आपने भोजन ग्रहण किया और आपको उल्टी हुई हो, वमन की क्रिया हुई, तो हम सोच सकते हैं जब आपने जो भोजन ग्रहण किया वह अपने शरीर को जब पचा नहीं तो शरीर में विभिन्न प्रकार पेट दर्द होने लग जाता है, जी घबराहट होने लग जाती है, तो उसको वमन क्रिया के पश्चात वह शरीर से बाहर निकलता है। अपने अभिभावकों तथा अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। ये अपने को दे रखी है ग्रसिका, यहाँ से लेकर ये ग्रसिका, इसका ऊपरी सिरा जो है कंठ से जुड़ा रहता है और इसका अंतिम सिरा जो है आमाशय से जुड़ा रहता है, ग्रसिका। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे आमाशय। आमाशय जो है इसका ऊपरी सिरा जो है ग्रसनी से ग्रसिका से जुड़ा रहता है और अंतिम सिरा जो है छोटी आंत के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये जो संरचना है एक थैली के समान संरचना होती है, बहुत ही संकुचनशील थैली जैसी संरचना है। यह चपटा एवं जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। चपटा तथा इसके आकार जो है जे आकृति के जैसे होता है, अंग्रेजी के जे जैसा होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। यानी ऊपरी भाग जो है यहाँ ये ग्रसिका से भोजन को प्राप्त करता है, फिर जो अंतिम भाग है वह क्षुद्रांत के अंदर प्रवेशित होता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। इसके अंदर जो आंतरिक भाग है इस भाग के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस जैसे पेप्सिन रेनिन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। श्लेष्म आमाशय के अतिरिक्त आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान भी करता है। इसके अलावा जो श्लेष्म स्रावित किया जा रहा है वह आमाशय के अंदर जो आंतरिक स्तर है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यानी जो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, आमाशय के अंदर आ जाते हैं, तो यह जो है आमाशय द्वारा स्रावित जो पदार्थ है वह उसको नष्ट कर देता है ताकि उससे शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न हो।
साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, यानी जो भोजन अपने आमाशय में पहुंचा हुआ है तो उस भोजन के माध्यम को वह अम्लीय बना देता है। यानी क्षारीय भोजन अगर ग्रहण किया तो उसको अम्लीय, यानी अम्ल की मात्रा इसमें अधिक स्रावित होती है, जिससे भोजन यहाँ पर अम्लीय हो जाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी जैसे ही भोजन अम्लीय हो जाता है तो जो भी पाचक रस होते हैं वो आसानी से उसके अंदर क्रिया कर सकते हैं। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है, और पाचक रस जो है, जो भोजन के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ है उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों यानी सरल पदार्थों के रूप में वह परिवर्तित कर देता है। इसके बाद आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत अर्थ है छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह जो है लगभग 7.5 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका है, जो अंदर बड़ी आंत के अंदर की तरफ फंसी हुई रहती है। यह यकृत एवं अग्नाशय स्राव प्राप्त करती है। साथ ही इसके अंदर यकृत से और अग्नाशय से अग्नाशय रस, यकृत से पित्त रस जो है इसके अंदर स्रावित होता है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। साथ ही साथ इसकी जो भित्ति है इससे भी कुछ रस स्रावित होता है। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यानी इसका जो रंग है लाल रंग का होता है और उदर के अंदर ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है और इसके द्वारा पित्त रस स्रावित किया जाता है, जो एक थैली में संग्रहित रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। यानी इसके द्वारा जो स्रावित रस है वह पित्त रस है, और वह जो है एक थैली के अंदर संग्रहित रहता है, उसे हम पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जब भी मनुष्य के शरीर के अंदर वसा युक्त भोजन ग्रहण किया जाता है तो वसा के पाचन का मुख्य कार्य जो है यकृत द्वारा स्रावित पित्त के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। साथ ही जो अग्नाशय ग्रंथि है वह हल्के पीले रंग की है, और यह भी एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इसके द्वारा अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। यानी इसके द्वारा जो स्रावित किया जाने वाला रस है अग्नाशय रस, वह कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर क्रिया करता है। उसी प्रकार यकृत द्वारा जो स्रावित रस है वह वसा के पाचन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने तरफ स्थित होती है, जबकि अग्नाशय जो है आमाशय के ठीक नीचे की ओर स्थित होती है, और इसके द्वारा अग्नाशय रस स्रावित किया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी जब पाचन करता है तो उसको जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंच जाता है। यानी जो आमाशय से निकला हुआ भोजन है वह धीरे धीरे क्षुद्रांत के अंदर पचता हुआ आगे से आगे बढ़ता जाता है, जहाँ आत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, और इसके अंदर जो रस स्रावित होता है वह इस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। लगभग भोजन का 90% जो भाग है, 90% भाग का पाचन छोटी आंत के अंदर हो जाता है। अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा अम्लों ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, तथा प्रोटीन अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटकर इनका पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब जब भोजन पच गया है, छोटे छोटे अणुओं में बदल गया है, तो क्षुद्रांत में उसका अवशोषण होता है। यानी जो भी पोषक तत्व है उसके अंदर पचने के बाद जो पोषक तत्व है वह शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। यानी जो भी भोजन पच गया है उसका शरीर के अंदर अवशोषण कर दिया जाता है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसे समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति जो होती है उस भित्ति के अंदर सूक्ष्म अंगुली के जैसी उभार जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घ पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो इसके अंदर जो रुधिर वाहिकाएं होती है उन रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है, ताकि उन रुधिर वाहिकाओं के द्वारा छोटी आंत के अंदर जो पचा हुआ भोजन है उसके द्वारा प्राप्त पोषक तत्व है उनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक
होता रहता है। यानी जो भी पोषक तत्वों को ग्रहण किया गया है वह शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। हाँ, जहां पर शरीर में जहां जहां उसकी आवश्यकता है उस स्थान पर उसका उपयोग प्रारंभ कर दिया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। तो जो भी उपस्थित ग्लूकोज है उसका विघटन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से हो जाता है तथा उससे ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका उपयोग मनुष्य करता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है उसे बृहदांत्र यानी बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाता है। तो लगभग 90% भोजन पच जाता है। शेष जो अपचित भोजन है उसे बड़ी आंत के अंदर यानी बृहदांत्र के अंदर भेज दिया जाता है। बृहदांत्र जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा है उसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।